हेलो, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन एकेडमी ऑनलाइन क्लास। और हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इकाई 1 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का, वो भी हिंदी माध्यम में, उसको कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि जो भी चैप्टर हमको पढ़ना है, मैं पहले उस चैप्टर के कंटेंट को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले उसका थियरी, उस चैप्टर में हमको कौन-कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्या-क्या उस चैप्टर में है, उसको पढ़ना है। और सेकंड जो होगा, हम लोग चलेंगे चैप्टर पे, एक्सरसाइज प्रश्नावली पे मूव करेंगे और उसमें एक-एक सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इकाई है या अध्याय 1 जो है, वो है हमारा वास्तविक संख्याएँ। कौन-सा है? वास्तविक संख्याएँ यानी रियल नंबर्स। तो पहले तो इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि हमको तो पहले यही समझ लेना है कि ये रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। हालांकि 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर्स क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक ना? देखिए, आप जो जानते होंगे, पहला तो आप ये जानते होंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या दूसरा आता है। पूर्ण संख्या का मतलब जीरो से शुरू हो, एक हो, दो हो और ऐसे फिर अनंत तक जाए, उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा आता है पूर्णांक। ये इंटीजर्स बहुत जरूरी है। पूर्णांक आई बार बार ये शब्द सुनने को आपको मिलेगा। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, प्लस आई, प्लस इंटीजर्स और माइनस इंटीजर्स। ठीक ना? प्लस आई का मतलब पूर्णांक देखिए जो प्लस में चलते हैं, और माइनस आई का मतलब जो माइनस में होते हैं। तो पूर्णांक की शुरुआत होती है माइनस अनंत से, जीरो सहित प्लस अनंत तक जाए जो, उसे कहते हैं पूर्णांक। इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है मुझको, ये चीजें आप जानते हैं और इसीलिए मैं इसको बस थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है जो हमारा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। और अगला जो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इन सबका जो ग्रुप बना, दैट इज रियल नंबर। ये क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसमें कौन सी संख्या नहीं आती है वास्तविक संख्याओं में? केवल और केवल इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं नहीं आती है। काल्पनिक संख्याओं का कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को पढ़ना होगा 11th में। जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, वहां पे काल्पनिक संख्याओं की बात होगी। अभी आपका पूरा टर्मोलॉजी, पूरा चैप्टर, पूरी बुक्स, पूरा क्लास जो है, वो केवल और केवल वास्तविक संख्याओं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है? चलिए, अब हम चलेंगे सीधे सीधे चैप्टर की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, मिटा दूं, ऐसे मिटेगा भाई, ऐसे मिटा देते हैं। ठीक ना? हाँ, तो हमको शुरू करना है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1। और इस प्रश्नावली की जो खास बात है, इस प्रश्नावली में एक ही रूल है, एक ही नियम है, और वो है यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूडीए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि एक्चुअल में ये कुछ है नहीं, अलग से तो आया नहीं है। ये आपकी पढ़ी पढ़ाई चीज है, इसको बस लिखने का तरीका बदल गया है। अलग से बिल्कुल नहीं है, वो आप पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल सेट करने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। हम भाग पढ़े हैं, भाग आप पढ़े होंगे ना, डिवीजन पढ़े होंगे। तो आप मान लीजिए 7 से भाग दे रहे हैं 50 में, तो आप कितनी बार ले जाएंगे? 7 सते 49 बार ले जाएंगे, और शेषफल आपका बचेगा 1। या दूसरी भाग ले लीजिए, आप 36 में भाग दे दे रहे हैं 5 से, तो 5 सत्ता 35 जाएगा और शेषफल आपका बच गया
1, ठीक ना। यहाँ पे अगर आपको ये 50 लाना है या 36 लाना है तो आप क्या करते थे, आप सीधे सीधे लिखते थे 50 बराबर इसका गुणा इसके साथ, यानी 7 गुणे 7 अब प्लस उसमें ये वाला शेषफल जोड़ दिया, ये हो गया। यहाँ पे अगर 36 आपको लाना है तो 5 का गुणा 7 के साथ 5 गुणे 7 प्लस शेषफल को उसमें जोड़ दिया गया, ये बन गया। यही तो है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस मैं आपको ये बताऊंगा लिखने का तरीका क्या है ना। देखिए लिखने का तरीका ही समझना है आपको, अगर आप ये समझ गए तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में होना चाहिए ए तथा बी के लिए अद्वितीय क्यू तथा आर इस प्रकार हैं, इस प्रकार होंगे कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, जहां आर की वैल्यू जो होती है लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बस इतना ही। अब मैं इसको इलोबरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ए एक संख्या है, इसमें आपने भाग दिया बी से, अब बी से भाग देने पर क्यू बार गया और शेषफल बच गया आर, ठीक ना। तो अगर इस ए को लेके आना है तो ए बराबर आप क्या लिखेंगे, बी का गुणा क्यू के साथ, बी क्यू और प्लस में जो शेषफल है रिमाइंडर है उसको जोड़ दिया गया, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब सवाल ये आता है कि आर की वैल्यू ये क्यों लिखा गया, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए 20 में आपको भाग देना है 6 से, तो 6 त्रिक 18, या 3 से दीजिए, 3 से भाग देना है तो 3 छक्का 18 और शेषफल बच गया 2। ये शेषफल जो होता है ना वो या तो 3 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा या 0 के बराबर, तीन ही कंडीशन है। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप 3 से भाग जब दे रहे हैं, 3 से जब आप 18 में भाग देते हैं तो 3 छक्का 18 और शेषफल आ गया 0। जब 19 में भाग देते हैं तो शेषफल आता है 1, जब 20 में भाग देते हैं तो शेषफल आता है 2 और जब 21 में भाग देते हैं तो शेषफल फिर से आता है 0, है ना। तो जो 3 है, अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमको मिल रहा है 0 1 2। अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमको मिलेगा 0 1 2 और 3। अगर हम 10 से भाग देंगे तो शेषफल हमको मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब मिलेगा। बस यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक कम। तो अगर हम 20 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होता है। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में है। और इसका यूज क्या है भाई, यूज यही है कि इससे हम किसी संख्या का HCF निकाल सकते हैं, HCF निकाला जा सकता है, ठीक ना। चलिए ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, समझने की कोशिश करिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ और एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा उलझना है ही नहीं इसमें, ऐसे ये पूछता नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं पूछता है। आपसे सिर्फ ये पूछ दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज क्या है, HCF निकालना है, कैलकुलेशन करना है, आप कर सकते हैं। और इससे जो चैप्टर बनते हैं, जो सवाल बनेंगे, जो सवाल बना है इस पर, उस सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या का LCM HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से निकाल पाएंगे, ठीक ना। चलिए
एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज जो है शुरू करते हैं। क्लियर ना? तो मैंने क्या कहा, जो भी पढ़ाने का तरीका मेरा है कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा इसमें कंटेंट है चैप्टर में और क्या क्या चीजें हमको मिलने वाली है। ठीक, तो ठीक है बच्चों, चलेंगे। पहला सवाल जो हमारा आता है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको यूक्लिड का प्रयोग करना है और HCF ज्ञात करना है। ठीक ना? चलिए, दो संख्या है, पहली संख्या है 135, दूसरी संख्या है 225। जब हम A और B माने थे तो वहां पे कंडीशन यही थी कि B जो होगा हमेशा छोटा होगा A से, यानी जो छोटा वाला है उसको हम B मानेंगे और जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम A मानेंगे। यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ A बराबर 135 और सॉरी A बराबर कितना, बड़ा वाला A रहेगा, A बराबर 225 और B बराबर कितना है 135 है। ठीक ना? ये मान लेते हैं, माना। अब मान लिए, अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाने पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि A बराबर BQ और प्लस में क्या मिलेगा, R मिलता है। A की वैल्यू है 225, अब B की वैल्यू है 135। अब हमको Q चाहिए और R चाहिए, तो इसके लिए हम भाग देते हैं। 225 में 135 से भाग दिया जाए तो 135 एक कम 135 और 135 दूना 270 जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा 135। जरा घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और यहाँ पे 0 आ गया, यानी 90 बच गया, एक बार गया। तो Q की वैल्यू 1 हो गई प्लस R की वैल्यू 90 हो गई। ठीक ना? यहाँ पर यहाँ R जो है नॉट इक्वल टू 0 है, R की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक कि R की वैल्यू 0 न आ जाए। जहां पे भी R की वैल्यू 0 आ जाएगी वहीं पे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। पुनः अब बड़ी संख्या को छोड़कर दो संख्या लेंगे, 135 और 90, इसमें लगाएंगे यूडीए। 135 व 90 में यूडीए लगाने पर, यूडीए लगाएंगे तो फिर से आता है 135 बराबर 90 गुणा, चलिए अब क्या करना है, 90 से भाग देना है 135 में, तो भाग दीजिए, 90 कम 90, 9 5 13 में से 4 जाए 9 जाए 4, 45। एक बार गया तो एक लिखा प्लस 45। यहाँ पे भी कंडीशन वही आ रही है, यहाँ R नॉट इक्वल टू 0, R का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से पुनः एक बार यूडीए लगाएंगे, लेकिन किसके साथ, अब ये 90 और 45 में, पुनः 90 तथा 45 में यूडीए लगाने पर, यूडीए लगाएंगे तो आप लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे, चलिए अब 45 से भाग देना है आपको 90 में, कितनी बार जाएगा, 45 गुना के 90 और कट के शेषफल 0 बचा, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो 45 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ R बराबर 0 आ गया, अतः HCF इसी लाइन में मिलेगा। जो छोटी संख्या जिससे आप भाग दिए वही HCF होता है, HCF बराबर 45। ये आपका हो गया आंसर। ठीक ना?
एक क्वेश्चन समझिए, इस तरह से आधारित जितने क्वेश्चन है सबको आप लगा सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल होने वाला है। मुझे लगता है कोई समस्या होगी नहीं इसको लगाने में आपको। बस यहाँ पे सिंपल सा करना है कि माना ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। यूडीए लगाने पर, जरा यूडीए लगाइए। तो यूडीए का रूल ये कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। समझिएगा, अब ए की वैल्यू है 38,220 बराबर बी की वैल्यू है 196, क्यू की वैल्यू हमको निकालना है। तो 38,220 में 196 से भाग दे दीजिए। चलिए पहले एक बार लेके जाएंगे तो 196 मिलेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, 3 में से सॉरी 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ से 2 उतर जाएगा, ठीक ना। अब ये भाग जाएगी 1 9 9 9 बार लेके जाइए। तो 9 का गुणा 6 में, 9 6 54 को 4 हासिल 5 का, और 9 का गुणा 9 में, 9 9 81 और 5 86 को 6 हासिल बन के 8 हो गया। 9 1 कम 9 और 8 17, घटा दीजिए। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 7 में से 7 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और ये लास्ट वाला 0 उतर के आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया 980। तो 1 9 9 19, 5 बार लेके जाइए। 5 का गुणा 6 में करिए, 6 पंचे 30, अब 5 9 45, 3 48, 5 1 कम 5 4 9, कट के 0 आ गया। एक ही स्टेप में सवाल लग जाएगा। तो 196 कितनी बार गया है, गुणे 195 प्लस आर की वैल्यू 0, यहाँ आर बराबर 0 है। अतः एचसीएफ कितना होगा। देखो बच्चों हमेशा ये याद रखना ना कि एचसीएफ यही बी की वैल्यू एचसीएफ होगी जो लास्ट की लाइन में मिलेगा, जहां पे आर 0 हो जा रहा है। तो एचसीएफ हो गया 196, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या लग रहा है आपको कि नया चल रहा है। बिल्कुल नया नहीं, जो आप पुराना म सब पर जैसे निकालते थे भाग दे करके ना, वैसे ही निकालते जा रहे हैं। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। तो तीसरा सवाल देखते हैं। 867 है और 255 है। 867 और 255, ए बराबर 867 और बी बराबर 255 में यूडीए लगाने पर, अगर यूडीए लगाया जाएगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर मिलता है। ए की वैल्यू हो गई 867 बराबर बी की वैल्यू हो गई 255। जरा भाग दे करके क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो 867 भागे 255 कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 3 बार तो जा ही सकता है। 3 बार लेके जाइए। 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1। चलिए 255 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ, 3 और प्लस आर की वैल्यू हो गई 102। फिर से कंडीशन आ रही है, यहाँ आर जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर आर की वैल्यू नहीं आई है। तो पुनः यूडीए लगाएंगे। अब किसके किसके साथ लगाएंगे, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर, पुनः 255 व 102 में यूडीए लगाने पर, लगाएंगे तो आप लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे, चलिए 102 से भाग देना है 255 में।
102 दूना के 204, 2 बार ले जाइए 204, 5 में से 4 गया 1, 5, 51 बचा, 2 प्लस 51, यहाँ पे भी आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये कंडीशन आ रही है तो आप क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, इधर लिखते हैं पुनः, फिर से 2 नंबर उठाएंगे, ये दोनों 102 और 51, पुनः 102 व 51 में यूडीए लगाने पर, यूडीए लगाएंगे तो 102 बराबर 51 गुणे, जरा भाग दीजिएगा, 102 में अगर आप 51 से भाग देंगे तो 51 दूना के 102, कट के 0 मिला, 2 बार गया प्लस शेषफल हो गया 0, यहाँ r बराबर 0 मिल गया। तो ये जो रिजल्ट है b की वैल्यू जो इस लाइन में है वही HCF है, अतः HCF बराबर 51, ये आपका होता है आंसर। क्लियर ना? चलिए, तो ये यूडीए मेथड से HCF कैसे निकाला गया ये हम लोग सीखे हैं। अभी हम लोग, इतना तो क्लियर हो गया है ना, अगर क्लियर हो गया है तो ये अंगूठा दबाइए और फिर आगे चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। सॉरी, चैप्टर का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, समझिएगा इस सवाल को, धनात्मक भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, इस लाइन में दम है। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, भाई कोई पूर्णांक है लेकिन q जो है धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं, इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। ऐसे हम दिखाएंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का होता है। समझिए, दो शब्द समझना है, एक आपको सम समझना है और एक आपको विषम समझना है। सम का मतलब जो 2 से कटे, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? सम है। और विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? विषम है। तो सवाल में जो 6 आ रहा है, 6 क्या है? सम है। 6 क्या है? सम है। ठीक ना? इसके साथ जो q लगा है, q का मान पूर्णांक रख दीजिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। q का मान ये सब जब रखते जाएंगे तो 6 का गुणा जब q के साथ करेंगे तो 6 गुणे 1 बराबर 6, 6 गुणे 2 बराबर 12, 6 गुणे 3 बराबर 18, यानी कि ये सब क्या आ रहा है? सम मिल रहा है। अभी मैं सिर्फ सवाल का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो 6q है वो टर्म हमारा क्या है बच्चों? सम है। ठीक ना? चलिए, इतना सवाल में तो ये सब चीजें अलग की हैं। अब आगे चलेंगे। अब हम लोग सवाल कैसे इसको बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि माना ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसा कि आप यूक्लिड में माने हैं। तथा एक और कंडीशन कि बी जो है छोटा है ए से, बी लेस देन ए, बी ए से छोटा है। ठीक ना? तब यूडीए से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस 6, सॉरी बी क्यू प्लस क्या मिलता है? आर। बी क्यू प्लस क्या मिलता है? आर मिलता है। अब यहां पे हम ये मान लेते हैं कि माना b बराबर जो है 6 है, b बराबर क्या है? 6 है।
जब b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी, बस यही समझना है। तो r बराबर, समझिएगा, अगर आप 6 से किसी संख्या में जैसे 12 में भाग देते हैं तो 6 दूना के 12, शेषफल कितना मिला 0। 13 में भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा 1, 14 में भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा 2, 15 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 16 में भाग देंगे 4 मिलेगा, 17 में भाग देंगे 5 मिलेगा, 18 में भाग देंगे फिर से मिलेगा 0, यानी रिपीट हो गया। तो शेषफल जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इतना ही शेषफल आना है। 6 कभी भी शेषफल में नहीं आएगा, जैसे ही 6 पूरा होगा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो r की जो वैल्यू है, क्लियर करते हैं, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, r की वैल्यू, यानी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, यानी कि 6 कर लीजिए, 6 से छोटा होगा यानी 5 तक, ठीक ना। तब अब यही वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a बराबर 6, b की जगह पे 6 क्यू, अगर शेषफल 0 है तो 6 क्यू प्लस 0 बराबर कितना आ गया 6 क्यू, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आएगी कि a बराबर 6 क्यू और शेषफल 1 है, 6 क्यू प्लस 1। तीसरी कंडीशन आएगी a बराबर 6 क्यू प्लस 2। फिर उसके बाद चौथी कंडीशन आएगी a बराबर 6 क्यू प्लस 3, ठीक ना। पांचवी कंडीशन आएगी a बराबर 6 क्यू प्लस 4। छठवीं कंडीशन आएगी a बराबर 6 क्यू प्लस 5। ये इतनी कंडीशन आ रही है। अब हमको यही साबित करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए अब इसमें हम सम और विषम छांटने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपको इधर बताया हूं कि 6 क्यू क्या है बच्चों, सम है। लेकिन अगर सम, यहाँ पे देखिए 6 क्यू सम है, जैसे 8 एक सम है उसमें एक जोड़ दिया गया तो 9 बन गया, यानी कि ये बन गया विषम। जैसे ही एक जोड़ा गया 6 क्यू प्लस 1, ये क्या बन गया, विषम बन गया। क्लियर। 6 क्यू प्लस 2, जैसे ही दो जोड़ा गया 6 है, दो जोड़ दिया गया 8 हो गया, फिर से क्या बन गया, सम बन गया। ये क्या बना, 3 जोड़ने पर विषम बन रहा है, और 4 जोड़ने पर सम होगा, और 5 जोड़ने पर फिर से विषम होगा। सही है। तो अब विषम वाले को ढूंढ लीजिए, विषम वाले को छांट लीजिए। एक ये रहा विषम, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ए, बी और इक्वेशन नंबर सी, ठीक ना। तो अब देखिए समीकरण ए, बी तथा सी से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि कोई धन पूर्णांक, कोई धन विषम, विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपका सवाल यहीं पे प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर ना। चलिए समझ गए होंगे आप, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू रखिए, यूडीए लगाइए, और उसके बाद सम और विषम को छांट करके अलग कर लीजिए। जैसे ही आप इतना कर लेंगे आपका सवाल बिल्कुल साबित हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक ना।
चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लास काफी बड़ा हो जाएगा क्या? 3, 4, 5, 3, 4, 5 जो क्लास चैप्टर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं कि अगले क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर आपको सवाल क्लियर समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली क्लास, आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक ना? हर सवाल को बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके।